आओ तुम्हें एक दिन की तैयारी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवाती हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, स्टैटिस्टिक को कैसे पढ़ना है, कितना न्यूमेरिकल को टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या करना है जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ऐसा क्या पढ़ें क्या करें, सारा सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। और उसके प्लस में आपको मैंने 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। उसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आज इस लास्ट दिन पर आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरे साल ना पढ़कर सिर्फ एक दिन की वीडियो से कितने ज़्यादा और अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हैं। तो चलो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे फंसे हुए हैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में। वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, कैसे पढ़ूँ, एक ही दिन है, क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तो इन सब का सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। देखो, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो इतने सारे हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हर सब्जेक्ट, आपका जो भी न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट होता है, चाहे वो अकाउंटिंग हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपका टाइम मांगते हैं। और आप टाइम, बहुत लोगों ने मेहनत करी भी होगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी जॉब वगैरह में बिजी होंगे, जिनकी मेहनत नहीं हो पाई होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं एक तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, साथ ही साथ 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके समझाने वाली हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या आता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस लास्ट दिन पर पढ़ना क्या है। तो आपके लिए वीडियो इनफ होने वाली है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि आज का टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आज भी आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देख लूँ, 10 मिनट की वीडियो देख लूँ और पूरा पेपर बहुत अच्छे से कर जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज के लिए कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे हो और फंसे हुए हो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, तो उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्या करना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करने चाहिए, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो, तो इन तीनों क्वेश्चन पेपर में जो एक खास बात है वो ये है कि इन क्वेश्चन पेपर में हमें करना होता है सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और उसमें से भी 4 क्वेश्चन तो हमारे थ्योरी के ही होते हैं। और 2024 के पेपर में तो पांचों क्वेश्चन थ्योरी के थे, ठीक है। तो अगर आप अपना न्यूमेरिकल पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, वैसे तो न्यूमेरिकल टाइम मांगते हैं आपका, लेकिन आज वो वक्त नहीं है कि आप न्यूमेरिकल को टाइम दे सको, ठीक है। तो आज आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है कि आप एक ही दिन में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो आपको करना क्या है, एक तो फर्स्ट चीज़ आपको बहुत अच्छे से अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ना चाहते हो तो बहुत अच्छे से आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। मैंने एक और 1 शॉट बना रखी है, चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। वो मैंने आधी वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने स्टैटिस्टिक की आधी थ्योरी को समझाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर न्यूमेरिकल छोड़ने हैं तो आप थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर कर लो, कुछ नहीं छूटना चाहिए थ्योरी में, ठीक है। और फिर भी आपको कच्चा पक्का लग रहा है तो एक काम करो, मीन मीडियन मोड, इन तीनों का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है पेपर में, हर बार के पेपर में आता है। तो इसमें ना आप एक 1 शॉट, कोई सी भी 1 शॉट यूट्यूब पे हो, कोई सी भी 1 शॉट मीन मीडियन मोड की देख लो, आप फॉर्मूले लिख लो, रिवाइज कर लो, एक तरफ पूरे अच्छे से मीन मीडियन मोड को कवर कर लो। और उसके बाद लास्ट को जो इतने हैवी टॉपिक्स है ना, उन सब को स्किप कर दो। अगर आपने इतना भी कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब चलो समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। स्टैटिस्टिक के बारे में आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या फंक्शंस है, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ये है क्या, इसके फीचर क्या है, इसकी प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में क्या डेफिनेशन है, विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से मिलेगी ऐसी वीडियो, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो 1 शॉट का लिंक दूंगी ना, उसमें ही 20 मिनट तक मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कवर करते हुए सारी चीज़ें समझाई है कि स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पक्का आता है और यहीं से कवर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक के बारे में ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी, फीचर से लेके, फंक्शन से लेके, लिमिटेशन से लेके। तो आप जो 1 शॉट में डालूंगी ना,
उसमें के 20 मिनट तक आप देख सकते हो, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है, उस 20 मिनट की वीडियो से। है तो वो लंबी वीडियो, बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन आपको 20 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करती हूँ सेकंड क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया कि स्टैटिस्टिक क्या होती है, स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंस मैंने बता रखे हैं अलग अलग फील्ड में, बिजनेस में, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो अब ना इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अच्छा, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इग्नू जो है, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है, अपने ज़्यादातर क्वेश्चन अपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स के उसमें से देती है। ये बात मैंने खुद एनालाइज की है, खुद देखा है कि उनके जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर अभी जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर हुआ है ना, मैंने उस क्वेश्चन पेपर को भी देखा, इससे पहले वाले को भी देखा था, जिसमें मार्केटिंग पहले भी था और अब भी था, सेम आधे से ज़्यादा पेपर कभी कभी सेम दे देते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। 20 मिनट की वीडियो देखना, स्टैटिस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यहीं से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके देखो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये 4 क्वेश्चन तो थ्योरी ही आते हैं, उसके बाद आता है नॉर्मल सा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आ रखा है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ रखा है, ये फ्रीक्वेंसी वाले ये क्वेश्चन, ये जो देखो हैवी टॉपिक्स है ना, इन सबको छोड़ देना, इनके बदले चाहो तो थ्योरी कर लो, थ्योरी फिर भी बेस्ट रहेगी आपके मार्क्स दिलाने में। उसके बाद देखो ऊपर आया था ना स्टैटिस्टिक के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में, आप देखो 2023 के क्वेश्चन पेपर में फंक्शन पूछ लिए। तो स्टैटिस्टिक की जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कोई फर्स्ट क्वेश्चन वही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 2024 का क्वेश्चन पेपर। 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है कि स्टैटिस्टिक क्या है, उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं बिजनेस के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक का जो पहला चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलो अब धीरे धीरे इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं और बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, ठीक है, ये उसके क्या फंक्शन है, क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ों को, यही पीडीएफ मैंने वहीं से ली है, ये इन सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस से कि बिजनेस में स्टैटिस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली इंपॉर्टेंस ये कहती है, अच्छा स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक का मतलब होता है नंबर, डेटा, आंकड़े, ठीक है। जब हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से वहीं समझा रखा है। तो आप पहले उसी वीडियो को 20 मिनट तक की वीडियो को देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना दोबारा से, तो आपको ना बेसिक जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक के फायदे ये हैं, देखो हम इससे क्या कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी कंपनी होगी जब वो डेटा को एनालाइज करेगी, ठीक है, डेटा को देखेगी, तो वो देखकर ये समझ पाएगी कि कस्टमर की डिमांड क्या थी और वो कैसे प्रोडक्ट चाहता था, ठीक है। उस मार्केट रिसर्च से उसने क्या समझा कि कस्टमर कैसा था, उसका क्या बिहेवियर था, क्या प्रेफरेंस थी, वो अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर पाएगी किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिसर्च, मतलब उस डेटा की मदद से, मतलब स्टैटिस्टिक की मदद से। जब उसने सारी चीज़ों को एनालाइज किया, उसने देखा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे लोग प्रेफरेंस, उनकी क्या वांट है, क्या बिहेवियर है, इन सबको एनालाइज करते हुए उसने वैसे ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया। तो पहली इंपॉर्टेंस तो मार्केट रिसर्च में डेटा बहुत ज़्यादा, स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा काम आती है। सेकंड इंपॉर्टेंस है कि रिस्क को मैनेज करने में। अब देखो बिजनेस के कोई भी बड़ा सा रिस्क आने वाला है या फिर कोई भी बड़ी सी अपॉर्चुनिटी चल के आने वाली है, तो उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना, उसको कम करना, उस रिस्क को, इसमें भी स्टैटिस्टिक मदद करता है। वो कैसे, इंश्योरेंस कंपनी ने पहले ही देख लिया कितनी कितनी जगह पर डिजास्टर हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज को सेल कर पाई उस एरिया के हिसाब से। और वो सब उसे कैसे पता चला कि कितने एक्सीडेंट कौन से एरिया में हुए हैं, ये सब उसे पता चला स्टैटिस्टिक की वजह से, मतलब डेटा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही प्रिडिक्ट करना, ठीक है, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना कि हमारी आने वाले टाइम में इतनी सेल हो सकती है। तो फ्यूचर की सेल के बारे में पहले ही प्रिडिक्शन करना, ठीक है। इसमें भी क्या मदद करती है, स्टैटिस्टिक मदद करती है। कैसे मदद करती है, अब हमने अपने पुराने रिकॉर्ड्स में डेटा को एनालाइज किया, चेक किया, हमने कितना गेन किया था पिछले टाइम पर, कितने हम आगे बढ़े थे, उसके हिसाब से अब हमने ये एनालाइज किया कि लोगों की पॉपुलेशन क्या थी। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड कर
लिया, अच्छा इस साल हम इतनी सेल कर सकते हैं, इतनी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा, अपनी सेल्स को फोरकास्ट किया पहले से ही कि इतनी सेल हो सकती है, तो इसमें भी फोरकास्टिंग में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी को कंट्रोल करने में भी स्टैटिस्टिक मदद करती है। वो कैसे करती है? जब हम ये देखते हैं ना कि अच्छा जो पुराना डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्ट थे वो इतने ज़्यादा डिफेक्ट हुए थे, इतने डैमेज हुए थे, तो इन सब को देखते हुए हम पता लगा पाते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है वो कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कितनी जल्दी वो डिफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस सब को अच्छे से देख सकते हैं और उस पर फिर कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, इनको इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं, तो इसमें भी स्टैटिस्टिक मदद करता है, ठीक है। तो ये तो हुए इम्पोर्टेंस, ये तो हुए बहुत भारी भरकम पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते थे, क्वालिटी कंट्रोल, फोरकास्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन अब बात आती है कि पेपर के टाइम बच्चे भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि लिखें क्या क्या नहीं लिखें, तो ये रहे इनके छोटे मोटे पॉइंट्स, ठीक है, कि आखिर जो स्टैटिस्टिक है मतलब डेटा है वो कैसे मदद करता है हमारे बिजनेस में। वो क्या करता है, हमारी रेवेन्यू को बढ़ा देता है, हमारे रिस्क को पहले से एनालाइज करके कम कर देता है। डेटा की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, क्वालिटी कंट्रोल चेक करा, उसके बाद अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा दिया, और फिर उस डेटा की मदद से हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ये सबको इम्प्रूव कर पाते हैं। और जब हम यह सारी चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, देखो जब हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रही है, रिस्क कम हो रहा है, इफिशिएंसी बढ़ रही है, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, तो इन सब की वजह से क्या हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा? कॉम्पिटिटर से हम बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे हम मार्केट में? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्विजिट्स बताने हैं गुड स्टैटिस्टिकल टेबल के बारे में। देखो जो टेबल होती है ना, टेबल के बारे में उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक बताने हैं। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है? रिक्विजिट का मतलब होता है आवश्यकताएं, ज़रूरतें। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेबल होता है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया? उस टेबल में क्या क्या खासियत हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो जो टेबल है ना, वो टेबल ना, पहली बात कर लेते हैं टेबल के अंदर होता क्या क्या है। जो सबसे पहले टेबल के अंदर होता है, देखो ये रही टेबल, तो सबसे पहले टेबल के जो ऊपर होता है उसका टाइटल होता है, ठीक है। ये टाइटल जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल जो भी टेबल में है ना उसको ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हो, टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। टेबल नंबर जो होता है वो ऊपर ही होता है, हमें जिससे पता लग जाता है कि अच्छा ये इतना टेबल नंबर है, और हमें इसको आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में आसानी रहती है। तो टेबल नंबर भी मस्ट बी क्लियर और सही होना चाहिए कि हमने इस टेबल का इतना नंबर रखा है। फिर आता है हमारे फुट नोट्स, हेड नोट्स। हेड नोट्स क्या होते हैं? हेड नोट मतलब हमें इस टेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे छोटी सी 2 लाइनों के अंदर हेड नोट में लिख सकते हैं। फुट नोट क्या होता है? फुट नोट में अगर हम इस टेबल में जितनी भी हमारे से गलतियाँ हो गई हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फुट नोट तैयार करते हैं नीचे की तरफ, तो उसे हम फुट नोट में लिख देते हैं कि हमसे या तो ये ओमिशन, हम ये लिखना भूल गए हैं, या फिर इसमें ये स्पेशल चीज़ है, ठीक है। सोर्सेज क्या होता है? सोर्सेज होता है कि हमने डेटा को कलेक्ट कहाँ से किया है, उसी को हम सोर्सेज बोलते हैं। अच्छा, जो रो की हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो रो की हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं तो स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स के नाम है, ये जो रो की हेडिंग्स है ना, हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टब। इनको क्या बोलते हैं हम? स्टब्स। और जो कॉलम्स की हेडिंग होती है इनको हम बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कैप्शन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, टाइटल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिससे पता लगे कि अपने आप में वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेडिंग्स होनी चाहिए, कॉलम्स की हेडिंग होनी चाहिए, रॉ की हेडिंग्स होनी चाहिए। रॉ की हेडिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्टब्स बोलते हैं, और कॉलम की हेडिंग को हम कैप्शन बोलते हैं। फिर आता है बॉडी। बॉडी मतलब
टेबल का बीच वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा मेन है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जो हम लिख रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं बॉडी। ये मेन पार्ट होता है किसका, टेबल का। फिर उसके नीचे आता है हमारा फुट नोट। फुट नोट एडिशनल एक्सप्लेनेशन होती है, या फिर कोई स्पेशल नोट होता है, या फिर कोई ओमिशन होता है, ठीक है। तो ये तो होता है टेबल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिक्वेस्ट्स बताने। रिक्वेस्ट का मतलब क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं इस टेबल की। तो इस टेबल की जो रिक्वेस्ट्स हैं, वो पहली ये कि जो टेबल है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये पहली हो गई। दूसरा कि ये शुड हैव ब्रीफ एंड क्लियर टाइटल। इसके जो टाइटल है वो ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। इसका टाइटल खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ऐसी इसकी ज़रूरत है इस टेबल की, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पास टर्ब्स भी होने चाहिए, इसके पास कैप्शन भी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये अपनी हर एक जो पोजीशन है इनके नंबर्स की, वो एप्रोप्रिएट प्लेस पे होनी चाहिए। ये डेटा जो है रिलायबल होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट्स ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। उसकी हम अच्छाइयाँ क्या क्या हैं उस टेबल की, उसके गुणों का हम इसमें बता रहे हैं। ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एरर्स के बारे में बतानी है, कितनी टाइप्स की एरर्स होती हैं। तो यही क्वेश्चन ने बोला था, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि एरर किसे कहते हैं। तो आसपास के टॉपिक्स को भी मैं आपको समझा रही हूँ ताकि कुछ भी आए तो आप लिख सको। अच्छा, स्टैटिस्टिक में एरर किसे बोलते हैं। देखो, हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, ये रहा इन्वेस्टिगेटर, ये मार्केट में जाता है, बाहर के उसमें जाता है और देखता है, जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके ले आता है, ठीक है। और जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो मार्केट में सच में है कि सच में इतने से इतनी महंगाई है, तो एक्चुअल फैक्ट्स के बीच में और जो भी उसने डेटा कलेक्ट किया है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, उसे ही हम बोल देते हैं उसकी गलती। जो उसने गलत कैलकुलेट किया है, गलत लिखा है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं उसकी गलती, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, क्या हुआ कि रॉन्ग सैम्पल्स को सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी किसी रिस्पोंडेंट ने, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर था वो जब गया तो किसी रिस्पोंडेंट ने इसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, गलत डिफरेंस, उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है। ये एरर जो होती है ना, ये 3 तरह की होती हैं। तो सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या होता है कि एरर्स के सोर्सेज क्या हैं, एरर्स कहाँ से आ रही है, एरर किसकी वजह से आ रही है, स्रोत क्या है। तो ओरिजिन में गलती हो रही है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। दूसरा होता है इनएडिकेसी, तीसरा होता है मैनिपुलेशन। अब आगे आगे एक एक करके समझते हैं। एरर ऑफ ओरिजिन का मतलब जहाँ से ओरिजिन उनकी स्टार्टिंग हो रही है वहीं से कुछ चीज़ गलत है, उसकी वजह से जो एरर क्रिएट हो रहा है उसको बोलेंगे एरर ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या हुआ कि कोई भी सब्जेक्टेड मैटर था, कोई भी मैटर था, कोई भी क्वेश्चन था जिसपे हम क्या करने वाले थे, इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, उस पर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वो होगी एरर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिनेट जहाँ से हो रही है चीज़, वहीं से कुछ गलत हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या हुआ कि बाइसनेस भी आ सकती है। इन्वेस्टिगेटर ने जब ये चला लेके, तो इसने खुद ही सोच लिया कि मैं उस भीड़ वाले इलाके में जाके डेटा को कलेक्ट नहीं करने वाला और मैं दूसरी जगह जाके कलेक्ट करूंगा। तो इस वजह से भी तो ओरिजिन, इस इन्वेस्टिगेटर के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी तो गलती आ सकती है। तो जहां से शुरुआत हो रही है वहीं से अगर कुछ चीज़ गड़बड़ हो जा रही है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। या फिर इसके बाद जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर मतलब जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वही गलत हैं, तो उसकी वजह से जो ओरिजिन आ रही है, जो एरर आ रही है, उसको बोलेंगे एरर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। एरर ऑफ मैनिपुलेशन में क्या होता है कि फिगर्स के साथ, वैल्यूज के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उनमें ही गड़बड़ आ गई, मैनिपुलेशन हो गया, वही अलट पलट गई, जो अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं ना उसी में गड़बड़ आ गई। तो मैनिपुलेशन में की वजह से जो फिगर्स में मैनिपुलेशन हुआ, इन सब में जो मैनिपुलेशन होता है उसकी वजह से जो एरर आती है उसको बोलते हैं एरर ऑफ मैनिपुलेशन। तीसरे की बात करूँ, एरर ऑफ इनएडिकेसी। इनएडिकेसी का मतलब कि यहाँ पे मैं ए भूल गई इनएडिकेसी में, कि एरर किस वजह से आ रही है, क्या जो भी इन्वेस्टिगेटर था उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे कि रिस्पोंडेंट था जो आंसर करने वाला था और ये था इन्वेस्टिगेटर जो डेटा को कलेक्ट करता, ठीक है। ये इसके पास गया, इसके 5 बच्चे थे,
लेकिन एक बच्चा इसका भाग गया, तो इसने बोल दिया मेरे 4 ही बच्चे हैं। इसने मरा हुआ समझ रखा है अपने एक बच्चे को, तो इसने बोल दिया मेरे 4 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो यहीं से जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली इन्वेस्टिगेटर को, इसकी वजह से जो एरर आती है वो हुआ एरर ऑफ इनएडिकेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चननेयर मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अब डेटा को कलेक्ट करने का क्वेश्चननेयर मेथड के बारे में डिस्कस करना है। जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है ना, उसमें हमें क्वेश्चननेयर मेथड को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग से शुरुआत होती है, जो भी हमारे पास डेटा होता है, डेटा को 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी में जो डेटा होता है ना, वो फ्रेश मार्केट में पड़ा हुआ होता है, वहीं से इन्वेस्टिगेटर जाता है, खुद से ही कलेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम डेटा होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन। बट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो ऑलरेडी किसी ने मार्केट में से जाके उठा लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके पास जो डेटा होगा, फिर हम उसके पास जाके बोले भैया हमें डेटा चाहिए, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो समझ में आया? डेटा को कलेक्ट करने के 2 मेथड हैं। एक प्राइमरी जगह से, जहाँ फर्स्ट मार्केट में जा रहे हैं, फ्रेश डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। और सेकेंडरी मतलब किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, उससे ही हम मांग के ले आ रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है, उसमें जो क्वेश्चननेयर मेथड है उसको समझाना है हमें कि वो क्या होता है। ऐसे तो बहुत मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें उसने स्पेसिफिक बता दिया क्वेश्चननेयर मेथड को समझाओ। तो क्वेश्चननेयर मेथड क्या होता है? क्वेश्चननेयर मेथड का मतलब एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो अब जो इन्वेस्टिगेटर है ना, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को, एक लिस्ट बनाता है बहुत सारे क्वेश्चंस की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ने बना ली और उसने क्या छोड़ दिए? ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ दिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट हैं, जो आंसर देने वाले हैं, वो अच्छे से आंसर को फिल कर सकें। ठीक है, फिर अब क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है, उन रिस्पोंडेंट को, ये सब है हम रिस्पोंडेंट जो इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं, अब इन पर क्या किया? मेल के थ्रू छोड़ दिए ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर हम इंटरेस्टेड होंगे तो हम भर देंगे। ठीक है, और हमें जो इन्वेस्टिगेटर है ना, वो ये भी बताएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। वो हमें एश्योरेंस देगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो सीक्रेट होने वाली है। और इसमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं, रिसर्च वर्कर होते हैं ना, इस मेथड को अपनाते हैं। वो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसके बाद वो मेल कर देते हैं हम जैसे रिस्पोंडेंट पे, या कभी कभी पर्सनली भी। तो फिर उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस को फिल करते हैं, ब्लैंक स्पेस को फिल करके हम वापस भेज देते हैं। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं क्वेश्चननेयर मेथड। ठीक है, अभी आप क्या सब पढ़ रहे हो? स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो, डेटा के बारे में पढ़ रहे हो, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, वहाँ पे एक तो इन्वेस्टिगेटर है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक हो रिस्पोंडेंट जैसे कि हम जो इसको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके भी दरवाजे पे 4 आंटियाँ आती होंगी जो कुछ ना कुछ फिल करती होंगी, तो उन्हीं 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने। तो विजुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है? हम क्या कर रहे हैं? विजुअल प्रेजेंटेशन में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अब उस डेटा को, उस इतने सारे डेटा को क्या कर रहे हैं? हम प्रेजेंट कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में? चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है, ग्राफ बना के कर रहे हैं, या डायग्राम्स की फॉर्म में, ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। विजुअल प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं, जब हम विजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को कंसाइज्ड वे में, सिंपल वे में, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, फिगर्स, ठीक है, ग्राफ, टेबल्स, तो इन्हीं को हम बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी इन्फॉर्मेशन और डेटा की, जिसमें हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ग्राफ बना देते हैं, बार बना देते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब एक बहुत ज़्यादा लेंथी डेटा में, न्यूमेरिकली वाले डेटा में ये प्रेफर करोगे आप, या फिर आपको ऐसे समझा दिया जाए ये प्रेफर करोगे? सिंपल सी बात है, हमें ये अच्छा लगेगा, तो इसी को हम बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये आखिर क्यों किया जाता है? तो इसके इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो भी डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हमें डेटा को नंबर्स की फॉर्म में समझना, ये सब चीज़ों को
देखना, इन सब से हम बच जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेटा किस में प्रेजेंट हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल मैनर में प्रेजेंट हो गया। अब हमें पता लग गया कि पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े थे, पिज़्ज़ा के 4 टुकड़े हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है, या फिर 4 टुकड़े बना के दिखा दिए ये ज़्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है विजुअल प्रेजेंटेशन, हमारे टाइम को भी सेव करता है। अगर हमें खुद फटाक से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो हम देख के ही पता लगा लेते हैं, अच्छा कि 2022 में इतना रेट बढ़ा है, 2023 में इतना बढ़ा है और 2024 में इतना बढ़ा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है ना वो बच जाता है। हम क्या कर पाते हैं, इन ग्राफ्स के थ्रू एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि अच्छा हमारी सेल्स 2024 में कम हो गई है, तो अब हमें क्या करना है, अपनी सेल्स को बढ़ाने में फोकस करना है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो रिटेंशन है ना और इंगेजमेंट है वो बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है, जो डेटा की मदद से, जब हमने डेटा को देखा ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, तो वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहता है, इंगेज रहते हैं हम उस डेटा के साथ, वो हमारे दिमाग में मेमोरेबल चीज़ बन जाती है क्योंकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। वहीं पे अगर हम नंबर्स को देख लें तो वो हमें उतना याद नहीं रहेगा जितना कि वो डायग्राम्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं, हमें उन डेटा की मदद से, जितना भी डेटा होता है उनकी मदद से पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बिज़नेस का ही डेटा था, अब उसमें हमने देखा, उस बिज़नेस के डेटा में देख के हमें समझ में आया कि हमारी सेल्स इतने से कम है, इस वजह से कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, उस एरिया पे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्लासिफिकेशन क्या होता है। वैसे तो क्वेश्चन ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्लासिफिकेशन के मेथड भी पूछ रखे हैं। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। तो पहले बात करूँ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि मास ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारे डेटा को अलग अलग क्लासेस या अलग अलग ग्रुप में जब हम क्लासीफाई कर देते हैं, बांट देते हैं, ये मास ऑफ डेटा है, हमने इसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हम ये किस बेसिस पे बांटते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, उनके रिजेम्बलेंस के बेसिस पर, इन दोनों के बेसिस पर हम अपने डेटा को बांटते हैं। वो कैसे, अब देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इग्नू के स्टूडेंट थे, आप सभी लोग थे, आप सभी लोगों को मैंने कैसे क्लासीफाई कर दिया कि हम एक तरफ रख देते हैं अपने बॉयज़ को, एक तरफ रख देते हैं गर्ल्स को। तो सिमिलैरिटीज़ के और रिजेम्बलेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, बॉयज़ को एक अलग क्लास में डाल दिया और दूसरे को एक अलग क्लासेस या ग्रुप में डाल दिया। तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये हमने किस बेसिस पे किया है, उनकी सेक्स के बेसिस पे, उनके जेंडर के बेसिस पे किया है। ठीक है, अब बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का जो पहला मकसद है, वो पहला मकसद ये है कि हम चाहते हैं जो हमारा मास ऑफ डेटा है, जो बहुत ज़्यादा डेटा है, वो किस में फॉर्म में आ जाए, कंसाइज एंड सिंपल फॉर्म में आ जाए। यहीं पे आप भीड़ देख लो स्टूडेंट्स की, बहुत सारी भीड़ है स्टूडेंट्स की, वहीं पे अगर हमने गर्ल्स को एक तरफ कर दिया, बॉयज़ को एक तरफ कर दिया, तो कंसाइज एंड सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा कि जो भी हमारा रॉ डेटा होता है, जो कच्चा डेटा होता है, उसको एक सिस्टमैटिक मैनर मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है अरेंज करने का। ठीक है, तो दूसरा मकसद क्या कहता है, दूसरा मकसद कहता है कि एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट हो जाता है। तीसरा कहता है हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम उनको सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और उनकी रिजेम्बलेंस के बेसिस पर उनको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमें ना चूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक तरह के सिमिलर कैटेगरीज के, सिमिलर एट्रीब्यूट्स के जो पीपल है वो इस तरफ हैं। ठीक है, ये हमें ना कुछ मीनिंगफुल पैटर्न्स, कुछ मीनिंगफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके देता है। हमने इस डेटा को जो ऊपर क्लासीफाई किया था उससे हमें क्या चीज़ पता लगी, हमें पता लगी अच्छा बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी हैं। मीनिंगफुल पैटर्न हमारे पास आ गया कि इतना गर्ल्स है, इतने बॉयज़ हैं।
और हम क्लासिफिकेशन करने का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसकी मदद से जब हम चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई करने के बाद हम उसको टेबुलेशन फॉर्म में बना सकते हैं, उसके टेबल्स तैयार कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का। एनालिसिस करने का मतलब कि कोई भी मीनिंगफुल चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस का जो बेस होता है और टेबल बनाने का जो बेस होता है, उससे पहले का जो बेस है वो है क्लासीफाई करो पहले चीज़ों को, उसके बाद बनाना, आप एनालाइज करना, उसके बाद बनाना टेबल, ठीक है। अब बात करूं इनके डिफरेंट मेथड्स के बारे में। अब डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को दो तरीके से बांटा जाता है। मतलब क्लासीफाई हम जो चीज़ों को कर रहे हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला होता है एट्रीब्यूट्स, मतलब उनके गुणों के बेसिस पर, और दूसरा होता है वेरिएबल्स के बेसिस पर, मतलब उनके नंबर्स के बेसिस पर। अभी नहीं समझ में आ रहा, अब आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि क्या क्या देख रहे हैं अभी नीचे बात करेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट्स को दो तरीके से बांटा गया है, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यहीं पे बात करूँ वेरिएबल्स की तो इसको यूनिवेरिएट्स, बाईवेरिएट्स और तीसरा होता है मल्टी वेरिएट्स फ्रीक्वेंसी, इसके बेसिस पर बांटा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर। जब हम चीज़ों को एट्रीब्यूट्स, उनके गुणों के बेसिस पर जब डिवाइड करते हैं तो ये क्वालिटेटिव होते हैं, उनकी क्वालिटी को बता रहे होते हैं, ना कि नंबर्स को, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करते, इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे होते हैं, उनकी कास्ट के बेसिस पर, उनके सेक्स के बेसिस पर, उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पर और उनके रिलीजन के बेसिस पर। जैसे कि मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया था इग्नू वाला, उसमें नंबर्स थे नहीं थे, क्या थे, सेक्स थी, मतलब उसका जेंडर था। उस बेसिस पर मैंने लड़कों को अलग किया और लड़कियों को अलग किया था। वो जो क्लासिफिकेशन था वो किसका एग्जाम्पल था, एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स में जब हम सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही गुण आएगा, ओनली वन एट्रीब्यूट्स, ओनली एक ही एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंपल। बहुत सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे कि क्या, ये रहे हमारे स्टूडेंट्स को हमने मेल में अलग कर दिया, फीमेल में अलग कर दिया, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही गुण, एक ही बेसिस पर, उनके सेक्स के बेसिस पर उनको अलग किया है, उसको ही मैंने बोल दिया सिंपल क्लासिफिकेशन। अब बात करूँ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम एक एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर अलग नहीं करते, जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। जो बार बार फोल्ड हो रही हो, ऐसी क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, अब जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने उनकी सेक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर अलग किया, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, यहाँ तो हुआ एक एट्रीब्यूट। फिर हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट्स आया वो आया उनकी मैरिड लाइफ या अनमैरिड लाइफ। अब वो मैरिड है या अनमैरिड है उसके बेसिस पर हमने उनको क्लासीफाई कर दिया, ऐसे ही फीमेल के साथ किया। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स नहीं था, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स थे, तो इसी को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब बात करूँ सेकेंड मैथड की, जो नंबर्स की वजह से, वेरिएबल्स में जहाँ नंबर्स की वजह से क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है, टेबल की फॉर्म में होती है, इनको हम नंबर्स की फॉर्म में, ऊपर एट्रीब्यूट्स थे ना, नीचे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं, मतलब जैसे कि 5,000 सैलरी है लोगों की, तो 5,000 सैलरी कितने लोगों की है, आखिर कितने लोगों की, तो 5,000 सैलरी 10 लोगों की है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टेबल है ये हमें फ्रीक्वेंसीज दिखाता है, और ये क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते। जैसे ऊपर क्वालिटेटिव थे ना, वैसे ये जो नीचे है ये क्वांटिटेटिव है,
चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल में देखो ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी की लाइन दे रखी है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवेरिएट्स। इसको क्या बोलेंगे, यूनिवेरिएट्स। यूनिवेरिएट्स का मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। जैसे ऊपर एक एट्रीब्यूट्स वाले को हम सिंपल क्लासिफिकेशन बोलते थे ना, वैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट्स, मतलब इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी का टेबल है तो उसको यूनिवेरिएट्स, ठीक है। जहाँ पर मोर फ्रीक्वेंसीज होंगी, जैसे कि इस टेबल के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल की बात करूँ तो मल्टीपल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो आपको सबसे पहले तो न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन को छोड़ के आपको अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मोड इन पे फोकस करना है। अच्छे से इनकी वन शॉट कर लेना। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आ रहा है, भूल भी गए हो, टेबल वेबल बनाओगे, फॉर्मूला लिखोगे ना, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है। तो अब देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 3 सीरीज होती है। क्या होती है, 3 सीरीज। सबसे पहले जो सीरीज होती है, सीरीज को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इतना था, सिर्फ क्वेश्चन हमारा इतना था। अब ऊपर क्वेश्चन पेपर में चेक करना, क्वेश्चन हमारा इतना था, ठीक है। अब ये जो सीरीज है ना हमारे पास, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। जिसमें क्लास इंटरवल आते हैं ना, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज बोलते हैं। इंडिविजुअल में सिंगल लाइन होती है, ऐसी एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी जो होती है वो होती है कॉन्टिन्यूस, जो हमारे पास अभी है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे ही क्वेश्चन में या तो इंडिविजुअल होती है या फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूस, जो भी हमारे पास है। तो अगर हम मीन निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कौन सी सीरीज़ है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस पुट करते हैं और क्वेश्चन में फॉर्मूले पुट करते हैं। तो अब इन सीरीज़ के अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब मीन निकालने के भी 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। सबसे पहले तो सीरीज चेक कर ली। अब फॉर्मूले देखो, तीनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आने वाला है। जो भी आपको याद है, जो भी आपको आसान लगता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको शॉर्टकट से करना है, तो आपको फिर शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा। तो इसमें हमें मीन निकालना है, और हम निकालने वाले हैं डायरेक्ट मेथड से, सबसे फर्स्ट वाले मेथड से। तो मीन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वो था, ये तो शो कर रहा है हमारे मीन को। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि समीशन FM डिवाइडेड बाय n। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसमें जो m है ना, m है हमारी मिड पॉइंट वेरियस क्लास। ये जो क्लास है ना 25 से 50, इनके बीच का जो मिड पॉइंट है ना, उसी को हमने m बोला है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टेबल हमें खुद से उन्होंने क्वेश्चन में दिखा था। और n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसी के टेबल में जब ऐड किया तो जो लास्ट में डिजिट आती है उसको हम बोलते हैं n, ठीक है। हमें पता लग गया फॉर्मूले में क्या क्या है और क्या क्या होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था सिर्फ इतना दिया था, लेकिन हमें m निकालना पड़ा। m इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे FM मांगता। FM कैसे मिलेगा, f हमारे पास है, m जब निकाल लेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो FM मिल जाएगा, ठीक है। तो अब m कैसे निकाला हमने, m कैसे निकाला, m निकालने का देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालने का जो लोअर लिमिट फर्स्ट होती है और लोअर लिमिट सेकंड होती है ना, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने 0 और 5 को प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 2.5। ऐसे इसके साथ भी किया, 5 को प्लस किया 10 से और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया 7.5। ऐसे इसके साथ भी किया, 10 को प्लस किया 25 से, फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया 17.5। तो ऐसे करके हमने मिड वैल्यू निकाल ली। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई, ठीक है। अब इसका टोटल, FM का टोटल, क्वेश्चन में हमें FM का टोटल ही तो चाहिए, ठीक है। तो FM का टोटल मिल गया हमें, n हमें मिल गया, ये इन सबको जब जोड़ा तो इसका आंसर आया 50, तो 50 मिल गया। अब हमारे पास सब कुछ है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट किया 910 50, इनको डिवाइड कर दिया, आ गया हमारे पास मीन 18.2। था ना बहुत आसान। पहले हमें सीरीज चेक करनी है, उसके बाद हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो देखना है, और अगर नहीं लिखा तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ही ना शायद फंक्शन थे, स्टैटिस्टिक के फंक्शंस दे रखे थे कि फंक्शंस बताओ स्टैटिस्टिक के। तो फंक्शन के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, स्टैटिस्टिक की वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना वन शॉट का, उसमें से 20 मिनट तक अगर आप देखोगे इस वीडियो को तो उसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, फंक्शन, एडवांटेज, ठीक है, फीचर्स, डेफिनेशन, तो वो तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, जो ऑलरेडी प्रोसेस किया जा चुका है, जो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है। कोई इन्वेस्टिगेटर या कोई भी एजेंसी, कोई भी पब्लिश सोर्स गए मार्केट में, उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिश कर लिया, तो ऐसे डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इनसे डेटा लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है सेकेंडरी डेटा को यूज़ करता है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। मतलब एक इन्वेस्टिगेटर था, वो मार्केट में खुद नहीं जा रहा, वो बना बनाया डेटा को अब यूज़ करने वाला है। तो बने बनाए डेटा को वो यूज़ करेगा तो इससे एडवांटेज ये होगा कि उसका टाइम बचेगा, मार्केट में जाएगा, रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन पूछेगा, तो इन सब से उसका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ये सेकेंडरी डेटा वाले के पास गया, उसने सीधे सीधे बोला कि मुझे डेटा चाहिए, तो वो डेटा मिल गया, तो टाइम सेव हुआ ना। ये कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। कॉस्ट इफ़िशिएंट मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता। जो प्राइमरी डेटा को जब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, इतनी ज़्यादा फीस, तो ये सब में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा में उतना पैसा नहीं लगता, तो ये कॉस्ट इफ़िशिएंट भी होता है। नेक्स्ट है ईज़ ऑफ एक्सेस। हमें इस पर एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हमें वहाँ जाना है सेकेंडरी डेटा वालों के पास और बोल देना है कि हमें डेटा दे दो, तो बहुत अच्छे से हमने पहुँच बना ली इस डेटा पे। लेकिन जो मेहनत थी वो उन्हीं की थी, उन्होंने ही पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गए होंगे, कलेक्ट किया होगा, हमें तो मिल गया। ठीक है, बस मिल गया। यहाँ पे जो डेटा होता है ना, कोई भी कलेक्ट कर सकता है, कोई भी जाके कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका फ़ायदा होता है। और यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ सोर्सेज मिल जाते हैं, जितना हम चाहेंगे उतने सोर्सेज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज थे किसके, सेकेंडरी डेटा के। अब बात करूँ डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में देखो कि हो सकता है अगर हम जब जा रहे हैं डेटा को लेने जो पहले से ही बना बनाया है, तो ऐसा डेटा क्या पता हमारी स्पेसिफिक नीड्स को, जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको पूरा ही नहीं करता हो। इन्वेस्टिगेटर का एक क्वेश्चन था, उसके हिसाब से उसे डेटा ही नहीं मिला हो उसके पास, तो पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया, क्या पता वो डेटा हमारी नीड्स को पूरा ही ना करना हो। दूसरा कि हमारे पास कंट्रोल नहीं होता क्वालिटी का। जब हम मार्केट में खुद जाते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हम अच्छे से रिलायबल वाली चीज़ों को विश्वास करके रिस्पॉन्डेंट से इन्फॉर्मेशन लेकर कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी है उसने कैसे किया, कैसी क्वालिटी को उसने यूज किया, किन किन लोगों से पूछा, क्या उन लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन दी, तो क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं होता सेकेंडरी डेटा में, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तीसरा बाइसनेस। अब जिसने भी डेटा कलेक्ट पहले से ही किया होगा, उसने अपना भी तो दिमाग लगाया होगा, अपने व्यूज़ डाले होंगे, अपने ओपिनियंस डाले होंगे, तो उसके ओपिनियन थॉट होंगे, तो बाइसनेस मतलब उसकी चीज़ें उसमें शामिल होंगी, तो इसे ही बोलते हैं बाइसनेस। ठीक है, जिसमें उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। बाइसनेस की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कभी कभी, उनके पर्सनल ओपिनियन की वजह से भी। अब किसी का कुछ और होता है पर्सनल ओपिनियन और किसी का कुछ और। ठीक है, ये डेटा ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ डेट हो जाए। आउट ऑफ डेट का मतलब कि इन्होंने पहले कलेक्ट किया हो, लेकिन आज के टाइम में आते आते कुछ बहुत सारी चेंजेस आए हों, तो डेटा में कुछ और चेंज हुआ हो, तो आउट ऑफ डेट हो गया हो, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है। और लास्ट का डिसएडवांटेज ये है कि वो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्स से, तो उस पर हमारा हक नहीं होता, हम ओनर नहीं होते, हमें उस डेटा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन चाहिए होती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं हमारे कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग के बारे में। आखिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है और जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है? तो देखो, सबसे पहले हमें समझना चाहिए सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट की वीडियो में कवर किया है, लिंक तो आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपकी बहुत सारी थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सैम्पलिंग मेथड क्या होता है वो आपने समझ लिया, चलो ठीक है।
अब बात करते हैं कि सैम्पलिंग को भी ना दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी में से उन्हीं पार्ट्स में से हमें पूछा गया है जजमेंट सैम्पलिंग के बारे में और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। तो हमारे पास है हमारा इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जब भी वो सैंपल सिलेक्ट कर रहा है तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब करता है, जहाँ पर उसे एक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ऐसे सैंपल को जब वो चूज़ करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। इस मेथड को हम चंक मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस, अपना कंफर्ट पहले देखता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, इसको ना पेट्रोल पंप के डेटा को कलेक्ट करना था। ठीक है, बहुत सारे पेट्रोल पंप थे, लेकिन इसने क्या सोचा, जो मेरे पास पड़ रहा है ना पेट्रोल पंप, वहीं जाता हूँ और वहीं से डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। एज अ सैंपल के लिए मैं वही पेट्रोल पंप चूज कर लेता हूँ। तो इसने कहाँ से सैंपल चुन लिया, जो इसके बहुत पास था, जो इसके लिए बहुत कन्वीनियंस था, इसे यहाँ पे पहुँचना बहुत ईजी हो रहा था। इसलिए जब ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुनता है तो ऐसे सैम्पलिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब बात करूँ वहीं पे जजमेंट के, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि हमारा इन्वेस्टिगेटर भाई साहब क्या करता है, अपनी जजमेंट के हिसाब से जब सैंपल को सेलेक्ट करता है तो उसे ही बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, इसने अपनी क्या घुसा दी है, जजमेंट घुसा दी है। किसी भी चीज़ को, डेटा के लिए उसने एक सैंपल सेलेक्ट करना था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, उसमें से इसे बहुत सारे बंदे सेलेक्ट करने थे, बट इनने क्या किया, अपनी जजमेंट के हिसाब से इसने किसी रैंडमली को ऐसी चूज कर लिया एज अ सैंपल। तो अपनी जजमेंट के हिसाब से जब ये करता है तो ऐसी सैम्पलिंग को जजमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं। और ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जब क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, मतलब ऐसी जिसमें नंबर्स की गिनती की, काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी क्वालिटेटिव रिसर्च सर्वे में ज़्यादातर जजमेंट सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेबुलेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, मतलब अपने डेटा को हम किस में बना रहे हैं, टेबल की फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टेबुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब टेबुलेशन के फायदे क्या क्या हैं, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है ना, सिग्निफिकेंस मतलब वही उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो पहला, जब अगर हम टेबुलेशन करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है, मास डेटा होता है, वो सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन के लिए हम टेबुलेशन बनाते हैं, टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे से हम अरेंज करते हैं, रॉज में, कॉलम्स में, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में तैयार हो जाता है। दूसरा बात करूँ, दूसरा ये हमें कंपैरिजन करने का मौका देता है। कैसे, देखो अब ये टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये रोहन है, ये मोहन है, रोहन के इतने इतने मार्क्स आए हैं इतने इतने सब्जेक्ट में और मोहन के इतने इतने मार्क्स आए, तो मैंने बना दिया टेबल। तो अब इस टेबल की मदद से मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि रोहन ज़्यादा अच्छा है या मोहन ज़्यादा अच्छा है, तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो भी हमें डिज़ायर वैल्यू चाहिए होती है ना, वो मिल जाती है। हमें ये देखना था कि जो 50 नंबर है ना, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आए हैं, तो जो हमें डिज़ायर वैल्यू चाहिए थी ना, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, देखते ही पता लग गया। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये एनालिसिस का बेसिस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये टेबुलेशन क्या करता है, हमें एनालाइज करने का, चीज़ों को मौका देता है, उस डेटा को एनालाइज करने का मौका देता है। जैसे कि रोहन और मोहन थे ना, अब हम इनमें से ये एनालाइज कर सकते हैं, मीनिंगफुल चीज़ निकाल सकते हैं कि अच्छा रोहन के मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो रोहन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है और मोहन अच्छा नहीं है, तो इसके बेसिस पे हमने एनालाइज कर लिया कि रोहन बेस्ट है। ठीक है, तो एनालाइज करने का, कुछ मीनिंगफुल चीज़ निकालने का भी मौका देता है। नेक्स्ट की बात करूँ, सबसे लास्ट की, तो टेबुलेशन की मदद से हमारा टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है। जो हम डेटा को ऐसी नॉर्मल से जो पड़ा हुआ डेटा है उसमें देखेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेगा, ढूंढना पड़ेगा हमें, लेकिन टेबल की फॉर्म में हम देखते ही बता देंगे कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं टेबुलेशन की। अब बात करती हूँ राइट शॉर्ट नोट की। राइट शॉर्ट नोट में हमसे पूछा गया शेड्यूल मेथड के बारे में। शेड्यूल मेथड क्या होता है, अभी हमने समझ के आए थे, जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो दो सोर्सेज से किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमने क्वेश्चनेयर देखा था, उसी में होता है, उसका ही दूसरा मेथड होता है शेड्यूल मेथड। क्या कहता है, देखो आपने एक चीज़ नोट करी पुराने पेपर में और
2023 के पेपर में, मतलब 2 साल के पेपर में शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर मेथड पूछा गया है। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, प्राइमरी डेटा को और सेकेंडरी डेटा को, फिर उनके भी मेथड्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये वीडियो कहाँ मिलेगी, वही मेरी वन शॉट है, उसमें आपको ये मिल जाएगी आराम से। ठीक है, देखा ना आपने, 2 बार शेड्यूल भी दे रखा है, एक बार क्वेश्चनेयर भी दे रखा था। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। ठीक है, तो शेड्यूल मेथड कैसा मेथड होता है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल मेथड जो है ना, बिल्कुल तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल जो क्वेश्चनेयर मेथड हम पढ़ के आए थे ना, कि जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, वो क्या करता है, रिस्पोंडेंट उसको फिल करता है, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब देता है। इसमें एक चीज़ क्या है, ये क्वेश्चनेयर के जैसा ही है बिल्कुल, इसमें भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार की जाती है, रिस्पोंडेंट जवाब देता है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ अलग है वो ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूमरेटर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब इस फॉर्म को रिस्पोंडेंट्स के जवाब से, ये जो भी जवाब देगा ना रिस्पोंडेंट, इनको भरने के लिए हमारे पास बंदे हायर किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल पर्सन जिनको हायर किया जाता है ताकि वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को फिल कर सके, इनसे सारे जवाब लेकर, इसे बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में ऐसा होता है कि भरता कौन है, न्यूमरेटर्स भरते हैं, और जबकि क्वेश्चनेयर में क्या होता था, वही रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहा होता था वही भर देता था। तो अब इसमें क्या होता है, ये जाएगा, ये इसके पास जाएगा, रिस्पोंडेंट के पास जाके उनसे क्वेश्चन करेगा और सारे फॉर्म्स को फिल कर देगा ये खुद ही। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है, ये सर्वे में, सेंसस में, आप गलियों में आंटियाँ आती हैं, देखा होगा आपने, किताब पेन लेके, सर्वे में, सेंसस में, अदर रिसर्च स्टडी में ये मेथड यूज़ होता है। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान देखो ये हैं कि ये मेथड ना वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जहाँ पे पर्सन जो है इलिटरेट है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में तो रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर वहीं से हमें रूरल एरिया का डेटा को कलेक्ट करना है तो वहाँ पे तो वो भर नहीं पाएंगे। तो ऐसी जगह पे इलिटरेट पीपल के लिए ये मेथड बहुत बढ़िया है। ये रिलायबल रिजल्ट देता है क्योंकि जिन बंदों को हमने हायर किया उनका स्पेसिफिक काम यही है कि वो ठीक से क्या भरें, सारे आंसर्स भरें। तो सिंपल सी बात है, रिलायबल रिजल्ट तो होने ही वाला है क्योंकि उसके लिए हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि हमारे ऐसे करने से जब हम हायर करते हैं ना तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब रिस्पोंडेंट के ऊपर छोड़ेंगे, वो तो करेगा भी, नहीं भी करेगा, उसकी मन मर्जी हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन जब हमने स्पेशल बंदों को हायर कर दिया इसी काम के लिए तो कंसिस्टेंसी बढ़ी रहेगी और वो हमारे सारे काम को ठीक ढंग से करेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा काम के अंदर। अब बात करूँ इसके डीमेरिट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि उन्हें फीस भी देनी है, उनके खाने पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि क्या करेंगे न्यूमरेटर, वो जाके पूछेंगे, फिर रिप्लाई वो देंगे और फिर वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसलिए इस टाइम में, तो इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ, कहीं पे ना जो क्वेश्चन पूछने वाला जो होता है और जो जवाब देने वाला होता है, ये जवाब देने वाला जो रिस्पोंडेंट है ना, इसको कहीं कहीं पे लेस फ्रीडम लग सकती है अपनी। जैसे इसे पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स देने में, इसकी एज क्या है, क्या स्टेटस है, तो इसको पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब देने में थोड़ी झिझक लग सकती है, इसके सामने लेस फ्रीडम होती है। जैसे कि इसकी एज क्या है, ज़्यादातर रूरल एरिया के लोग अभी भी ये मानसिकता है कि एज नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको झिझक महसूस हो सकती है। तो ये थे डीमेरिट्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मल्टीपल बार डायग्राम्स किन्हें कहते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल बार्स होते हैं, ये होते हैं बार्स। ठीक है, ये जिस डायग्राम में होते हैं उन्हें हम मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। इनकी मदद से हम आपस में डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस साल इतना बढ़ गया है, इस टाइम इतना घट गया है, इस टाइम इतना हो गया है, तो आपस में कंपैरिजन्स कर सकते हैं इन सारे वेरिएबल्स का। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप बता रहे होते हैं और इनको कंपाउंड बार डायग्राम भी बोलते हैं। अब देखो जो टाइप्स है ना डायग्राम की, देखो वो पढ़ते हैं पहले सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, सिंपल बार होते हैं, बिल्कुल सिंगल बार होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रुपीज़ इन थाउजेंड में लिखा हुआ है, तो देखो अब इसमें एक सिंगल बार है तो इसे बोलेंगे सिंपल बार डायग्राम। लेकिन मल्टीपल, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, मल्टीपल में क्या होता है, एक ही टाइम में कई सारे बार्स होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल
बार डायग्राम। जैसे कि अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि 2003 में आर्ट्स के जो स्टूडेंट थे वो इतने थे और साइंस के इतने थे, कॉमर्स के इतने थे, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा को शो करते हैं हम डायग्राम्स के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टैटिस्टिकल सर्वे के बारे में बताना है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझा रखा है, तो आप वो वीडियो देख ही लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना टाइम कम लगे, बस इसलिए मैं ये सारी चीज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ डेटा ये उधर का ही पन्ना है। चलो अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमें सिर्फ क्लास इंटरवल दे रखा था और हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ये दो टेबल हमें दे रखी थी। जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो याद रखना मीडियन निकालते वक्त हमें CF निकालना होता है, ठीक है, CF निकालना होता है। और वो कैसे निकलता है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। CF कैसे निकलता है, 4 को 4 लिख दो, फिर 4 में 6 ऐड करके 10 लिख दो, मतलब जिगजैग लाइन जो चलती है, आपने कितनी बार किया होगा ये, ठीक है। 4 के सामने 4 लिख दिया, 6 और 4 को प्लस करके 10 लिख दिया, 10 और 20 को प्लस करके 30 लिख दिया, 30 और 10 को प्लस करके 40 लिख दिया। ऐसे करके हमने CF निकाल लिया, ठीक है। और ये क्लास इंटरवल हमें पहले से ही गिवन थी और F हमें दे रखा था, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब समझते हैं L क्या होता है, n/2 क्या होता है, माइनस CF F इंटू H क्या होता है। तो सबसे पहले देखना पड़ता है हमें कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम नंबर है उस पर गोला कर लो। कर लिया, आ गया 20 पे सबसे ज़्यादा था इसलिए हमने इसको गोला कर लिया, ठीक है। अब इसको जब गोला कर लिया तो हमने इस पूरी लाइन को घेर लिया। इस पूरी लाइन को घेरने के बाद जो इसके बगल में CF होता है उससे ऊपर वाला CF लिखा जाता है। यहाँ पे जो CF आएगा ना, वो जब हम फ्रीक्वेंसी को घेर लेंगे उसके बगल वाली से ऊपर वाली का CF आता है, ठीक है। हमने CF लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n क्या होगा, n होगा फ्रीक्वेंसीज का सम। फ्रीक्वेंसीज के सम को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। L क्या होने वाला है, जो लाइन हमने सेलेक्ट की है ना, जो लाइन हमने सेलेक्ट की है उसका जो फर्स्ट लिमिट होती है L, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया L 20, L पता लग गया, N भी हमें पता लग गया, सम CF भी पता लग गया, फ्रीक्वेंसी के बगल के ऊपर वाला F भी हमें पता है, 20 है क्योंकि हमने तो अभी सिलेक्ट किया था ना 20। और H क्या होता है, H होता है हमारी क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस क्या आया, 60 में से 50 माइनस करो या फिर 40 में से 50 माइनस करो, ऐसे ही क्लास इंटरवल माइनस करोगे तो 20 में से अगर 10 माइनस किया तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। इन पूरी क्लास इंटरवल के अंदर 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो H हो गया हमारा डिफरेंस, ठीक है। अब वही चीज़ें हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। हमने जो L सेलेक्ट किया था यहाँ कोने में वो हो गया 20, जो सम निकल के आया था फ्रीक्वेंसी इसका वो आ गया 50 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ ही है। CF कौन सा था, फ्रीक्वेंसी के बगल के ऊपर वाला, तो हमने लिख दिया 10 और अभी हमने डिफरेंस निकाला वो भी आया 10 का। फिर इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे किया है, देखो 2 से डिवाइड कर दिया 25 आ गया, 25 लिख लिया, माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है। और इनको आपस में काट दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो रहा था, आपस में काट दिया, ये बन गया 1 ये बन गया 2, ठीक है। फिर वही मैंने लिखा है, इसको लिखा है कि 25 में से 10 माइनस किया तो आ गया 15, 2 का 2 लिख दिया, फिर आपस में इसको डिवाइड कर दिया और 20 के साथ प्लस कर दिया और हमारा मीडियन निकल के आ गया 27.5। तो ऐसे करने हैं मीडियन के क्वेश्चन, ठीक है, आसान था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाई डायग्राम बताता है कि पाई डायग्राम अगर आ जाता है पेपर में तो उसे कैसे बनाते हैं। तो पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले ना हमें 2 चीज़ दे रखी होंगी क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि इसमें दे रखा था क्वेश्चन पेपर में, ये दोनों टर्म्स दे रखी थी, ठीक है, फूड आइटम और अमाउंट दे रखा था, ये दोनों चीज़ दे रखी थी। फिर जब हमें ये दोनों चीज़ हमारे पास होती है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिग्री। हम डिग्री कैसे निकालते हैं, देखो मैंने डिग्री के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि सबसे पहले तो हर एक चीज़ की अगर डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फूड का जो रुपीज़ दे रखा है वो 800 दे रखा है, तो अमाउंट यहाँ पे भरना है। हमने भरा 800
और फिर टोटल भरना है। टोटल कितना है 1800, तो हमने भरा 1800, ठीक है। उसको 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 360 से क्यों? क्योंकि जो हमारा डी होता है, स्केल होता है, उसमें कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। तो ये हमारा किससे होने वाला है? डी से होने वाला है। डी वाला जो स्केल होता है उससे ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो हमने अमाउंट लिख दिया, ऐसे कर करके हमने सबकी डिग्री निकाल ली, ठीक है। पहले ऊपर अमाउंट भरा उसका, फिर टोटल भरा, इंटू 360 कर दिया, ऐसे कर करके सबकी डिग्री निकल गई। पहले वाली की निकली 160, दूसरे वाली की 40, तीसरे वाली की 60, ऐसे 100 डिग्री लग गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम डी रखेंगे। पहले बनाएंगे एक गोला। गोला बनाने के बाद क्या करेंगे? खींचेंगे एक लाइन, रेडियस जितनी लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे डी का जो स्केल होता है ना, डी का स्केल पूरा ऐसे होगा ना, तो उसके बीच वाला पार्ट को इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर उससे नापेंगे और फिर डिग्री नापेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट डिग्री आ रही थी वो आ रही थी 160, तो ये 160 नाप के बिंदु लगा देनी है। 160 के बाद आ रही थी 40, तो 40 लगा देनी है। फिर आ रही थी 60, ऐसे करके फिर आ रही थी 100, ऐसे करके हमें डायग्राम बना लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस इसमें डिग्री निकालनी आनी चाहिए आपको पाई डायग्राम में। तो देखो वहीं पे यहाँ पे बना रखा है कि फूड कितना था। फूड था हमारा 160 का, ठीक है। हमारे अदर एक्सपेंसेस थे 100, क्लोथिंग, रेंट, ऐसे करके हमने शो कर दिया। ये किससे बनाया गया है? डी वाले स्केल से बनाया गया है। पहले डिग्री निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग मेथड मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तो आप वो वन शॉट रेफर कर सकते हो। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रेशियो पढ़ लेना। अच्छा, अब आपको तैयारी करनी है अच्छी सी, तो मेरी बात मानना, एक ये वाली वीडियो देख लेना मेरी, यही वाली जो आपने अभी देखी है, प्लस एक देख लेना वन शॉट मेरी आधी थ्योरी वाली, प्लस देख लेना मीन मीडियन मोड की एक वन शॉट देख लेना। पूरी बुक अच्छे से तैयार है, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो बिना न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। इतने से काम हो जाएगा। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।